दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ताज़ा प्रकरण इस समय चर्चा में चल रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर नरेंद्र मोदी का पहुंचना, फोटो खिंचवाना और बहुत सारी तफसीस के बाद एक बात और सामने आई कि अगर चंद्रचूड़ जी ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया था तो जिस एंगल से लगातार फोटोज खींची गई है और फोटो खींचने में जो सहजता है वो दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम था और डीवाई चंद्रचूड़ को भी मालूम था, और इस बात से भी दोनों ने गुरेज नहीं किया कि सोशल मीडिया साइट्स पर उसको शेयर किया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट के इंस्टाग्राम पेज पर भी उसको शेयर किया गया है। हमारे साथ मौजूद है के राय सर। तो सर, सबसे पहले तो यही रिएक्शन है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2009 में एक इफ्तार पार्टी हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने दी थी, और इस इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजेआई बालकृष्णन साहब भी पहुंचे थे। तो लोग कह रहे हैं तो बहुत सहज है, बहुत नॉर्मल है। देखिए, गणेश पूजन के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चंद्रचूड़ जी द्वारा आमंत्रित किए गए और जिस तरह से पूरी वहाँ की उनकी उपस्थिति को मोबाइल कैमरे के जरिए उसकी सिनेमा उसका बनाया गया, रील बनाया गया, और जिस तरह उसे मीडिया पे अपलोड करके प्रचारित किया गया, उसने पूरे न्यायपालिका के जड़ को हिला के रख दिया। बिल्कुल उस कविता की तरह से है जिसमें एक गरीब पात्र जो है अपने राजा को हमाम में नंगा देख लेता। जिस राजा को चक्रवर्ती समझता था, अपराजेय समझता था, विश्व विजेता समझता था और अपना रक्षक, अपना संरक्षक समझता था, अब इस देश के 140 करोड़ जनता को जो बेरोजगारी से, भूख से, गैर बराबरी से और तमाम समस्याओं से, भूख बीमारी से त्रस्त है, न्यायपालिका से जो उम्मीदें थी इस मुलाकात ने उस उम्मीदों पे बहुत कुछ कोहरा डाल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इधर अडानी और अंबानी को मदद करने वाले फैसले दिए हैं पिछले दिनों में, हिडनबर्ग फाइल, अगर राफेल के खरीद में दलाली का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दबा दिया गया, अगर बंबई में, महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मदद से चल रहा है, तो इस देश का पढ़ा लिखा और अनपढ़ सभी कहेंगे कि इसके संकेत तो अब मिल गए जो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे गए। इसको बालाकृष्णन के, मनमोहन सिंह के घर ईद के अवतार में, रोजा अवतार में, दिवाली के समारोह में, रक्षाबंधन में जाने से आप तुलना नहीं कर सकते। अच्छा तो होता कि बालाकृष्णन बिल्कुल न गए होते मनमोहन सिंह के यहाँ, और इस देश का कोई जज, क्योंकि 2077 में यही सारी समस्याएं हो रही थी। जब सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, तो जजों के यहाँ नेताओं का आना जाना बढ़ा, तो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठी, उन्होंने कहा कि नहीं, यह नहीं चलेगा। अगर हमको न्यायपालिका का एक के अलग मर्यादित छवि रखनी है तो ये जज इस बात के लिए तैयार रहें कि वो किसी के शादी ब्याह में न जाए, वो किसी के दुकान के उद्घाटन का फीता काटने न जाए, वो अपने घर पे अनावश्यक रूप से अपने मित्रों, परिचितों, आगंतुकों को बुलाएं और बैठाएं न। अभी आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपने सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हमारी रिटायर हुई, मेरा नाम क्यों उनका भूल रहा, महिला जज जो है, उन्होंने कहा कि हम लोग, हमारा जो है रिटायरमेंट के बाद हमको एज ए जज जब सरकारी आवास मिला, तो जज बनने के बाद हम लोगों का लोगों से मिलना जुलना खत्म हो गया, तो मैं प्रकृति के नज़दीक पहुंची। क्योंकि बंगला है, बगीचा है, क्यारी है, फूल पत्ती है, चिड़िया है, पौधे हैं, पशु हैं, जानवर है घर में, तो मैंने पहली बार नेचर को बहुत ही करीब से देखा और मेरा वहाँ अपनत्व बढ़ा। तो अब वो जज साहिबा, उन्होंने ये कहना चाहा कि एज ए जज हम समाज में लोगों से मिक्सअप नहीं होते, हमारे ऊपर ये नियम लागू है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोदी जी को बुलाया और पारिवारिक रूप से मोदी जी बगल में खड़े हैं, एक तरफ चंद्रचूड़ साहब खड़े, एक तरफ उनकी पत्नी खड़ी हैं, उनकी पत्नी बजा रही हैं घंटी, हमारे मंत्र पढ़ रहे हैं चंद्रचूड़ साहब और आरती कर रहे हैं मोदी जी। तो तीनों लोग मिलकर उस पूजा में बराबर से शामिल हैं। पूजा करना, इससे अच्छी कोई बात क्या है? अगर किसी की धार्मिक आस्था है तो पूजा पाठ करे, लेकिन इसका इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन और एक पॉलिटिकल हेड का एक जुडिशियल हेड के पास आना संविधान में क्यों लिखा गया है
कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल एक दूसरे के भीतर आना जाना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि हमारे जजेज जो है, जब उनका लड़का प्रैक्टिस करने लगता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा है और हाई कोर्ट में, तो अपने लड़के को अपने साथ नहीं रखते। वो चाहते हैं कि समाज में यह संदेह न जाए। अच्छा सर, डीवाई चंद्रचूड़ के पिता के साथ भी यही कहानी थी। सीबीआई पे डीवाई चंद्रचूड़ के प्रैक्टिस नहीं करने दिया इनको उनके पिता का भाषण है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में, जो यहाँ की एक पत्रिका UPLBC, उसमें वो आज भी भाषण प्रकाशित है। उन्होंने कहा कि न्यायिक निष्पक्षता का यह एक मेरे सामने परीक्षा थी कि मेरा लड़का हार्वर्ड से पढ़ के आया था, लॉ की बड़ी डिग्री लेके आया था और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहा था और प्रतिभाशाली नौजवान था धनंजय चंद्रचूड़। लेकिन मैंने कहा कि जितने दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हूँ उतने दिन तुम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और धनंजय चंद्रचूड़ को बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ी। पिता ने जो रास्ता दिखाया उसको भी आप भूल गए। आपके जजमेंट पर तो अब खुल के बात होगी। अभी तक तो आपका जो एक ज्यूरिस्ट माइंड था, आप एक फिलोसफर जज थे, आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, आप सैटरडे संडे को बड़े बड़े क्लबों में जाकर ज्ञान का बहुत सारा प्रदर्शन करते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने अपनी बौद्धिकता की धाक जमाई हुई थी। लेकिन आपकी न्यायिक निष्पक्षता तो सीधे संदेह के कटघरे में आ गई। अगर नहीं होती तो ये प्रश्न, आज तो प्रश्न है कि भाई एक जज को क्या होना चाहेगा, वो लोया होना चाहता है कि गोगोई होना चाहता है। अगर गोगोई होना चाहता तो सत्ता के चरणों में जाके बैठे और राज्यसभा की एक कुर्सी अपने लिए आरक्षित करे, जहां पर शर्म शर्म शेम शेम के नारे उसके ओथ में लगे। अच्छा सर, एक प्रकरण और है कि जज लोया की जो हत्या हुई उसके बाद एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए, वही मैं कह रहा हूँ। और उसमें चंद्रचूड़ साहब उस जो जजों में शामिल थे जो सुनवाई कर रही थी, और इन्होंने कहा कि उसको इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए। जज लोया की एक बार नहीं हत्या हुई, जज लोया की 2 बार हत्या हुई। एक बार तो हत्या हुई उस महाबली राजनीतिक द्वारा जिन तक न्यायपालिका, जिनके गिरबान तक जिनका हाथ पहुंच गया था। दूसरी हत्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा हुई, जब न्याय चाहने वाले और लोया को न्याय दिलाने वाले, लोया की हत्या पर निष्पक्ष जांच कराने वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चंद्रचूड़ साहब ने ही कहा और उनके साथ के जज ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी पूरी जांच किया जाए। सारी दुनिया कह रही है कि लोया की हत्या हुई है, सारे सबूत कह रहे हैं कि लोया की हत्या हुई, अपनी ईमानदारी के लिए उसको राजनीतिक उससे मार दिया गया, क्योंकि इस तरह की कई हत्याओं का रिकॉर्ड है गुजरात में। पॉलिटिकल रिवेंज में गुजरात में बड़े नेताओं ने बहुत सारे लोगों को रास्ते से हटाया, लोया भी उसमें से एक था। तो ये तो चंद्रचूड़ साहब से पूछा जाएगा, नवंबर में वो रिटायर होंगे और उन्हें इतनी जल्दबाजी की कि अपना मुखौटा अपने चेहरे से खुद उतार लिया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह होगा कि उनके साथ और जज भी हैं, और जज आते जाते रहेंगे। हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज, ADJ, CGM और तमाम जजेस हैं। इनके सामने इनको क्या आप उदाहरण देके जा रहे हैं? क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले विधायकों को अपने यहाँ पूजा पर बुलाएं? क्या हाई कोर्ट के लोग जो है मंत्रियों को अपने यहाँ रोजा इफ्तार पर बुलाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट वाले केंद्रीय IAS ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स को अपने यहाँ बुलाएं? आपने तो विधायिका के प्रवेश का एक रास्ता बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अगर इस तरह से जनता में मिलने लगे, वेंकट चलैया ने अपने समय में इसीलिए सारे चीफ जस्टिस को बुलाया था और कहा था कि देखिए भाई, किसी भी तरह से, उसी समय ट्रांसफर पॉलिसी भी आई थी और पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ था कि हर हाई कोर्ट में कुछ जज हैं और उनके कुछ लड़के हैं, और उन लड़कों ने, वो लड़के अपने जज के अंकल सिंड्रोम चला था कि इस जज के लड़के का मुकदमा उस जज के यहाँ, उसकी वकालत चलेगी, इस जज के लड़के का उस जज के यहाँ चलेगी। और इसको लेकर बार में और बार एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वेंकट चलैया ने 70-78 जजों का ट्रांसफ़र भी किया कि आपके लड़के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकते। उसी समय उन्होंने आचार संहिता लगा था जिसमें 21 पॉइंट थे, जिसमें यह भी था कि आप शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, आप जन्मदिन के अवसर पर उत्सव में नहीं जाएंगे, आप दुकान और मॉल और कोचिंग क्लासेस का और नर्सिंग होम के उद्घाटन फीता काटने नहीं जाएंगे, आप अपने घर पर भी लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको एक संत के जीवन जीना पड़ेगा। आप जब तक रिटायर नहीं होते हैं
आप जन सामान्य को उपलब्ध नहीं होंगे। न्याय का तो हमारे यहाँ इतना बड़ा नजीर है हिंदुस्तान में कि एक बादशाह ने एक बार अपने बेटे को ही किसी जुर्म पर 50 कोड़ा मारने का हुक्म किया, और जल्लाद जब 25 कोड़ा मारा तो उसने बादशाह से कहा कि साहब लड़का तो आपका मर गया है, आपका सजा तो हम पूरा नहीं कर सकते, 25 कोड़े में ही मर गया आपका लड़का। तो उन्होंने कहा कि बाकी 25 कोड़े उसकी कब्र पे मारे जाएंगे। ये इंसाफ का मेयार था इस देश में कि अपने बच्चे के लिए भी उन्होंने बाकी 25 कोड़ा माफ नहीं किया मरने के बाद भी। और उसमें चंद्रचूड़ साहब घंटी हिलाएंगे यहाँ पर। चंद्रचूड़ साहब को बहुत अच्छी आदत है, यहाँ संकट मोचन भी जाते थे बनारस में। यहाँ पे दारागंज में जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है बेनी माधव, होली में हम भी जाते हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर गीत गायन होता है होली का। लेकिन यह भी आदत है कि कैमरामैन वो साथ लेके चलते हैं। पूजा पाठ धार्मिक आस्था बिल्कुल व्यक्तिगत है और इनको पूरा अधिकार है। ये अगर कह दें कि ये जो न्यूज मैं जजमेंट दे रहा हूँ अखबार में नहीं छपना है, तो दुनिया कोई अखबार उसको नहीं छाप सकती, ये जज का आदेश होता है। लेकिन आप कैमरा क्रू लेकर प्रधानमंत्री के साथ पूरा कैमरामैन पहले से हैं, मंदिर में आप जा रहे हैं कैमरामैन पहले से हैं। ये इस देश की न्यायपालिका को आपने बहुत बड़े संकट में डाल दिया। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया जिसमें एक तरह से एक स्वप्न दृष्टा की तरह वो जानते थे कि राजनीति इतनी गंदी चीज़ है कि वो बीच बाजार में इस न्यायपालिका को बेच देगी, इसीलिए कहा था कि इनको अलग रखिए, इनके उनके बीच कोई आवाजाही ना हो। और आवाजाही अगर इस तरह से शुरू हो गई, जो रास्ता खोला है चंद्रचूड़ जी ने, वो न्यायपालिका के लिए बहुत बुरे दिन आ सकते हैं अगर इस पे आने वाले चीफ जस्टिस और हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कुछ कार्यकारी हस्तक्षेप नहीं किया तो। अच्छा सर, एक बातचीत ये कि नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी खासकर चुनावों के पहले उनका कोई भी कदम, सांस लेना भी राजनीतिक होता है उनका। जब वो पूरे ड्रेस में गए हैं तो आप देखिए महाराष्ट्रियन ड्रेस है, उसमें धोती कुर्ता है, टोपी है, तो क्या चंद्रचूड़ साहब को ये नहीं पता होगा कि एक पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा? मोदी जी को एक काम नहीं करना है, मोदी जी को रोजगार के अवसर नहीं खोजने हैं, मोदी जी को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलना है, मोदी जी को अस्पताल नहीं खोलना है, मोदी जी को इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं देना है, मोदी जी को यहाँ के डॉक्टरों को नौकरी नहीं देनी है, मोदी जी को दो इनके खास लोग हैं उन्हीं की मदद करना है। तो मोदी जी का बचा कोई 24 घंटा बहुत है, उसको एक चुनाव से निकलते हैं दूसरे चुनाव में। चंद्रचूड़ साहब को इस मामले में जरूर सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है और पूरी वेशभूषा उनकी महाराष्ट्र खास तरह के जो किसान वहाँ वो पहनते हैं, जो टोपी और जो पटका होता है, वो एकदम महाराष्ट्र किसान बन के आए थे। तो चुनाव का तो पूरा उन्होंने एक सिंबलाइज किया था कि महाराष्ट्र आप मराठी हैं तो देखिए मैं भी मन से मराठी हूँ। जहाँ जाते हैं कहते हैं कि मैं तो सेना में जाते हैं तो मैं सैनिक होना चाहता था, एनसीसी में जाते हैं तो मैं कैडेट होना चाह रहा था। तो अब वो एक मराठी किसान बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का अनुमान तो एक हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को है, तो चंद्रचूड़ जैसे बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ को क्यों नहीं है। सर एक अंतिम सवाल कि 2013-14 में पी सदाशिवम एक जज हुआ करते थे जिनको कांग्रेस ने केरल का गवर्नर बनाया, तो उस पर अरुण जेटली का 2016 में एक भाषण था और अरुण जेटली ने कांग्रेस के इस कदम को बहुत खतरनाक बताया। ये बताया कि कांग्रेस का इतिहास है एक लोकतंत्र की हत्या करने का। और अरुण जेटली जब बोल रहे थे तो सबसे ज़्यादा ताली पीट रहे थे और मेज थपथपा रहे थे नरेंद्र मोदी, उस भारत के प्रधानमंत्री। और 2023 और 24 में दो ऐसी घटनाएं घटी। एक घटी पश्चिम बंगाल में जहां के हाईकोर्ट ने जस्ट रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभिजीत और मुखर्जी एमपी हाईकोर्ट के रिटायर जज रोहित आर्या शायद नाम है उनका, उन्होंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये दो इंसिडेंट हुए। क्या देखते हैं सर कि 2014 के बाद 10 सालों में क्या वाकई में तानाशाही की स्थिति है? अभिजीत मुखर्जी तो रिटायरमेंट के बाद शायद नहीं ज्वाइन किए, वो ज्वाइन करने के पहले इस्तीफा दिए और उन्होंने कहा कि मेरा भाजपा के लोगों से संपर्क था। इसका मतलब कि जिस वक्त वो जज की कुर्सी पर बैठे इंसाफ कर रहे थे उस वक्त भाजपा के लोगों से उनका संपर्क भी था। और वही एक ऐसा शख्स है जिसने ममता सरकार के खिलाफ 12 केसों में सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश किया है और पूरे बंगाल के राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टियों में ये प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप किया कि किस तरह से जुडिशरी में इनके आदमी बैठे। आज कॉलेजियम सिस्टम से जो जजेस बन रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 80% वही जज है जिनके नाम की सिफारिश नागपुर से और संघ के बाकी स्तर के नेताओं के द्वारा की जाती है। उसमें कुछ अच्छे जज भी आ रहे हैं,
लेकिन वैचारिक रूप से सब आरएसएस के प्रति कमिटेड हैं, और जब भी मौका मिलेगा, जब भी कोई ऐसा फैसला देना होगा, उसमें उनका असली चेहरा जो है न्यायिक पर्दे से झांकता हुआ दिखाई पड़ेगा। सदाशिवम लोग कहते हैं कि भाई कूलिंग पीरियड हो, एक आदमी रिटायर 10 साल 2 साल उसको रिटायर रहने दीजिए, अभी इस कुर्सी से उतरा नहीं कि उस कुर्सी पे बैठा दिया। और सदाशिवम तो बहुत पुराने, इधर जितने लोग हुए हैं, कोई जो है ये वो जो नेचुरल वाला जो कमीशन है, कोई कंज्यूमर वाला कमीशन है, कोई हर जगह वही लोग बैठाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने आखिरी दिनों में, अपने आखिरी 6 महीने में सरकार के पक्ष में खुल के बोले, खुल के निर्णय लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज, दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर हुआ, जस्टिस DK सिंह, ये लोग फैसला में लिख रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बहुत भाग्य से यूपी को मिला हुआ है, और आप विरोध करते हैं इनको। हो सकता है योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक जज का काम नहीं है कि वो जज की कुर्सी पर बैठ के अपने जजमेंट में एक पॉलिटिकल हेड की तारीफ करे। कोई भी हो, वो ज्योति बसु का भी नहीं कर सकता है, वो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का भी नहीं कर सकता। सब अच्छे हो सकते हैं। ये बेईमानी है एक जज की, सिटिंग जज इस तरह से लिख रहा है। अगर ऐसे लोग, अब देखा जाना चाहिए किस व्यवस्था ने ऐसे लोगों को जज बनाया। क्या वो पार्टी के पक्ष पोषण करने के लिए उनको जज बनाया गया था? तो एक नए सिरे से बहस फिर शुरू होगी जो नेशनल जुडिशियल कमीशन की, उसके अपने खतरे हैं, लेकिन कॉलेजियन सिस्टम में ये पूरी तरह से घुस चुके हैं। और संघ का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, जैसे संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में है, UGC में है, CSIR में है, और सारी संस्थाओं में है, उसी तरह से जुडिशरी में भी इन्होंने बहुत सुचिंतित तरीके से अपने लोगों को बैठाने का काम शुरू किया। तो के राय सर थे, लोकतंत्र में जब किसी परिपाटी पर सवाल उठता है तो न केवल तथ्यात्मक बातचीत होनी चाहिए, बल्कि उसकी व्याख्यात्मक पहलुओं पर भी बात होनी चाहिए, और खासकर आइडियोलॉजिकल पहलुओं पर जरूर बात होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उस पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। ट्रॉट्स्की का एक कथन है कि जब किसी देश में फांसीवाद आता है तो फांसीवाद केवल यूं ही नहीं आता, वो उस देश की नौकरशाही से लेकर उस देश के उत्पादन संबंधों पर कब्जा करने वाले हर वर्ग के बीच लोकप्रिय होता है, और वो उनके चरित्र में दिखता भी। अब ये कांड है सर कि नोएडा के एक DM ने कांग्रेस के ट्विटर पेज पर रिप्लाई किया और कहा कि तेरा पप्पू क्या करेगा, और ये नोएडा के DM का ऑफिशियल ट्विटर पेज है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति और व्यवस्था पे हम इस समय जी रहे हैं। कि राय सर जैसे जांबाज लोग अपनी बात रख रहे हैं और तार्किक तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जिससे आप ये व्यवस्था का सच समझ पाएँ और ये समझ पाएँ कि आखिर व्यवस्था काम कैसे करती है। आप थे आलोक त्रिपाठी के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।